जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और बैंक के द्वारा आपको एक मैसेज प्राप्त होता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आपका बैंक बैलेंस 0 हो चुका है। न कोई ट्रांजैक्शन, न कोई ओटीपी शेयर किया गया। बावजूद उसके आपकी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ पलक झपकते ही गायब हो जाती है। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि हर कोई इसका शिकार हो सकता है। और ये आज सिर्फ गाँव या अनपढ़ लोगों के साथ में नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोग, स्मार्टफोन चलाने वाले, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसके शिकार बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें वरदान के तौर पर कई सुविधा तो दी है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें कई खतरे भी मिलते हैं। उसी में से एक है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये ठगी होती कैसे है और इससे बचने के तरीके क्या है। और जाने अनजाने में आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ में इस तरीके की घटना हो जाए तो आपके पास क्या कानूनी विकल्प मौजूद रहते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप इस ऑनलाइन बैंकिंग ठगी के बारे में अच्छे से समझ सके। सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्रॉड होता कैसे है। उनमें सबसे पहला है फिशिंग कॉल्स। इसमें नकली बैंक का अधिकारी जो खुद को असली बताता है, आपको कॉल करता है और कहता है कि आपका खाता या अकाउंट बंद होने वाला है, तो मैं आपको एक ओटीपी भेज रहा हूँ, वो ओटीपी बता दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी भेजते हैं, आपका बैंक अकाउंट 0 हो सकता है। दूसरा तरीका है फर्जी मैसेज या ईमेल लिंक। इसमें लिखा होता है कि आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। आप क्लिक करते हैं, बैंक जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट खुलती है और आपकी सारी जानकारी ठगों के पास चली जाती है। तीसरा तरीका है यूपीआई या क्यूआर कोड का इस्तेमाल। इसमें साइबर ठग कहते हैं कि क्यूआर कोड को स्कैन करो या यूपीआई डालो, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन असली बात यह है दोस्तों कि क्यूआर कोड से पैसा नहीं आता, और यदि आप गलत क्यूआर कोड या गलत यूपीआई डाल देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कट सकता है या आपका बैंक बैलेंस 0 हो सकता है और एक क्लिक में आपका बैंक बैलेंस गायब हो सकता है। चौथा तरीका है कि गूगल से आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर को सर्च करते हैं। हालांकि वो सही नहीं होते हैं, वो ठगों के नंबर होते हैं। इसमें सामने वाला खुद को विश्वास दिलाता है कि वह बैंक से ही बात कर रहा है, ये आधिकारिक नंबर है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड या ठगी से कैसे बचे। क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम बच सके। पहला तरीका है कि पासवर्ड, पिन या ओटीपी को किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी या पासवर्ड को नहीं मांगता है। दूसरा तरीका है कि किसी अनजान लिंक या वेबसाइट पर अपनी डिटेल डालने से पहले ये पुख्ता कर ले, ये जांच कर ले कि ये साइट असली तो है। यदि वो आपको हल्का सा भी शक हो तो आप सीधे बैंक या फिर ब्रांच जाकर संपर्क करें। तीसरा तरीका है कि क्यूआर कोड को देखकर कभी ये न सोचिए कि स्कैन करते ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बल्कि असल में ये होता है कि क्यूआर कोड को स्कैन करने से हमारे अकाउंट से पैसे जाते हैं। और चौथा तरीका है कि गूगल पर सर्च करके बैंक के हेल्पलाइन नंबर को बिल्कुल मत लीजिए। इसके लिए हमेशा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सर्च करना चाहिए। अब समझते हैं कि अगर आपके साथ में या आपके किसी परिचित के साथ में इस तरीके की ठगी हो जाए तो हमारे पास क्या विकल्प रहते हैं। सबसे पहले 1930 पर कॉल करना चाहिए। ये भारत सरकार का साइबर हेल्पलाइन नंबर है, जो कि आप इसमें जितनी जल्दी शिकायत को दर्ज कराएंगे उतनी जल्दी ट्रांजैक्शन को रोकने की संभावना रहती है। और दूसरा कदम है साइबर क्राइम की इस ऑनलाइन वेबसाइट पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा, अपने बैंक को तुरंत सूचित करें और खाता फ्रीज कराए और शिकायत को लिखित में दर्ज कराए। और चौथा तरीका है एफआईआर को दर्ज कराना। याद रखें, एफआईआर को दर्ज कराना आपका अधिकार है। अगर आपके आसपास में साइबर थाना है तो वहां जाए, अगर नहीं है तो सामान्य थाने में भी एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है। अब अंत में समझते हैं कि इस ऑनलाइन ठगी के बारे में आपके अधिकार और आपकी सुरक्षा को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है। पहला है साइबर कानून की धारा 66C और 66D के तहत अगर कोई आपकी डिजिटल पहचान को, जिसमें आपका ओटीपी, पासवर्ड या आधार कार्ड का दुरुपयोग करके या फिर असली बैंक का अधिकारी बनकर आपसे ठगी करता है तो ये अपराध है और इसके लिए सजा हो सकती है 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। और दूसरा है बीएनएस की धारा 318 के तहत। इसके तहत सीधा चीटिंग या फिर कपट के द्वारा ठगी करते हैं तो इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा है उपभोक्ता कानून के तहत आप हर्जाने की मांग कर सकते हैं। अगर कोई बैंक इस मामले में लापरवाही करता है तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में आपकी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और हर्जाने की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ऑनलाइन बैंक फ्रॉड होते कैसे हैं, इससे बचने के तरीके क्या है और अगर गलती से ऐसा हो जाए तो हमको क्या क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए। याद रखिए, जागरूक रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बच सके। और हाँ, ऐसी ही आसान भाषा में लीगल जानकारी को पाने के लिए जुड़े रहिए लीगल दृष्टि के साथ। नमस्कार।